आज हम बात करने वाले हैं नेपाल की उस घटना के बारे में जिसने पूरे देश को हिला रखा है। स्वागत है दोस्तों आपका अपना चैनल डेली डोज RDX पर। मैं हूं आपका RDX। तो दोस्तों जरा सोचिए, अगर एक दिन सुबह उठते ही आपको पता चले कि फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, यूट्यूब, एक्स, ट्विटर और सारे बड़े बड़े सोशल मीडिया ऐप्स बैन हो गए हैं, तो आप क्या करेंगे? यही हुआ है नेपाल में और इस फैसले ने पूरे देश को बगावत की आग में झोंक दिया। आज की इस वीडियो में हम विस्तार से जानेंगे। तो हम बात करेंगे, पहला, नेपाल में सोशल मीडिया बैन होने का कारण क्या था। दूसरा, इसके खिलाफ जनता खासकर जेन जी क्यों भड़क गए। तीसरा, अब तक नेपाल में क्या क्या हुआ है, मौतें, हिंसा, इस्तीफे और सरकार के कदम। चौथा, और आगे नेपाल का भविष्य किस ओर जा सकता है, सब जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं नेपाल की इस बड़ी कहानी को विस्तार से। पहला, सोशल मीडिया बैन का कारण क्या है। नेपाल सरकार ने सितंबर 2025 के शुरुआत में अचानक फैसला लिया कि देश के भीतर 26 बड़े सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को बैन किया जाएगा। इसमें शामिल थे फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, यूट्यूब, एक्स, ट्विटर, रेडिट और कई दूसरे ऐप्स। वीडियो को पॉज करके देख लेना। सरकार का कहना है, पहला, फेक न्यूज़ और अफवाहें। सरकार का कहना था कि इन प्लेटफॉर्म में झूठी खबरें और अफवाहें तेजी से फैल रही है, जिससे लोगों में असंतोष बढ़ रहा है। दूसरा, भ्रष्टाचार विरोधी कैंपेन। हाल ही में नेपाल में बड़े स्तर पर भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठ रही थी। सोशल मीडिया पर हैशटैग ट्रेंड हो रहे थे। पहला, रेजिंग ऑयली। दूसरा, करप्शन फ्री नेपाल। अब हम बात करेंगे पहले का, रेजिंग ऑयली। रेजिंग का हिंदी में मतलब है इस्तीफा देना या त्याग पत्र देना है। यह किसी पद या स्थिति को छोड़ने की एक औपचारिक क्रिया है, रेजिंग कहते हैं। अब हम बात करेंगे दूसरा, करप्शन फ्री नेपाल। इसका मतलब है एक ऐसा नेपाल जहां भ्रष्टाचार नहीं होता है या जहां भ्रष्टाचार को खत्म कर दिया गया है, या एक ऐसा लक्ष्य है जहां सरकार और निजी क्षेत्रों में कोई भी व्यक्ति रिश्वत या किसी अन्य अनुचित लाभ के लिए अपनी शक्ति या पद का दुरुपयोग नहीं करता है, जिसे देश के नागरिकों के लिए एक निष्पक्ष और पारदर्शी वातावरण बनाता है। सरकार का मानना था कि ये माहौल लोगों को सरकार विरोधी बना रहा है। तीसरा, राष्ट्रीय सुरक्षा का हवाला। प्रधानमंत्री KP शर्मा ओली और उनकी कैबिनेट का कहना था कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स देश की राष्ट्रीय एकता और सुरक्षा के लिए खतरा बन गए हैं। चौथा, विदेशी हस्तक्षेप का शक। सरकार का दावा था कि बाहर से भी कई फर्जी अकाउंट्स बनाकर आंदोलन को हवा दी जा रही है। अब हम बात करेंगे असलियत क्या थी। उससे पहले वीडियो को एक लाइक और साथ ही साथ नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन को भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि हमारा न्यू वीडियो आप तक जल्द ही पहुंच सके। अब आते हैं हम टॉपिक पे, असलियत क्या थी। दरअसल नेपाल में लंबे समय से भ्रष्टाचार के आरोप और राजनीतिक अस्थिरता का माहौल था। आम जनता, खासकर युवा पीढ़ी, सोशल मीडिया पर खुलकर सरकार से सवाल पूछ रही थी। यही सरकार को खटक रहा था और बैन के पीछे यही सबसे बड़ा कारण माना जा रहा है। आपको क्या लगता है गाइस, कमेंट में जरूर बताइएगा। अब हम बात करेंगे बैन के बाद क्या हुआ। जैसे ही सोशल मीडिया बैन हुआ, देश भर में गुस्सा फूट पड़ा।
सबसे ज्यादा नाराज थे जेन जी यानी 18 से 25 साल के युवा। अब हम बात करेंगे प्रोटेस्ट की शुरुआत। सबसे पहले राजधानी काठमांडू में हजारों की भीड़ सड़कों पर उतरी। संसद भवन के बाहर नारेबाजी शुरू हुई, लोकतंत्र चाहिए, सेंसरशिप नहीं। पुलिस ने बैरिकेड लगाए लेकिन भीड़ लगातार बढ़ती गई। अब हम बात करेंगे टकराव और हिंसा। पहला, प्रदर्शनकारियों ने संसद भवन की ओर मार्च किया। दूसरा, पुलिस ने भीड़ रोकने के लिए आंसू गैस, पानी की बौछारें और लाठीचार्ज किया। तीसरा, जवाब में प्रदर्शनकारियों ने पथराव किया और सरकारी गाड़ियों में आग लगा दी। चौथा, कई जगह पुलिस ने रबर की गोलियां और यहां तक कि लाइव फायरिंग भी की। अब हम बात करेंगे आगजनी और हमले। गुस्साए लोगों ने प्रधानमंत्री ओली, राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल और कांग्रेस नेता शेर बहादुर देउबा के घरों पर हमला किया। कई जगह नेताओं के घरों और दफ्तरों को आग के हवाले कर दिया गया। नेपाली कांग्रेस सेंट्रल ऑफिसर पर भी हमला हुआ। अब हम बात करेंगे मौत और तबाही। अब तक रिपोर्ट के अनुसार कम से कम 19 लोगों की मौत हो चुकी है, सैकड़ों घायल हैं, जिनमें कई की हालत गंभीर है। काठमांडू और दूसरे शहरों के अस्पतालों में इमरजेंसी घोषित करनी पड़ी। अब हम बात करेंगे राजनीतिक भूचाल। इतनी बड़ी बगावत के बाद नेपाल की राजनीति हिल गई। गृह मंत्री रमेश लेखक ने इस्तीफा दिया और कहा कि वे इस हिंसा की जिम्मेदारी लेते हैं। विपक्षी दलों ने प्रधानमंत्री ओली की इस्तीफे की मांग शुरू कर दी। कई मंत्रियों ने सरकार से दूरी बना ली। प्रधानमंत्री ओली की घोषणा। पहला, सोशल मीडिया बैन को तुरंत वापस लेने का फैसला। दूसरा, मृतकों के परिवार को मुआवजा और घायलों का मुफ्त इलाज। तीसरा, पूरे मामले की जांच के लिए 15 दिन का पैनल। चौथा, जनता से शांति बनाए रखने की अपील, लेकिन लोगों का गुस्सा अब भी शांत नहीं हुआ है। अब हम बात करेंगे कर्फ्यू और सुरक्षा इंतजाम। काठमांडू में अनिश्चितकालीन कर्फ्यू लगा दिया गया है। ललितपुर, पोखरा और दूसरे जिलों में धारा 144 लागू की गई है। सेना और अर्धसैनिक बल तैनात किए गए हैं। इंटरनेट सेवाएं धीरे धीरे बहाल की जा रही है, लेकिन हालात तनावपूर्ण है। अब हम बात करेंगे अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रिया। संयुक्त राष्ट्र ने नेपाल सरकार से अपील की कि वह भविष्य व्यक्ति की आज़ादी का सम्मान करें। भारत ने चिंता जताई और कहा कि नेपाल की स्थिरता की सीधा असर भारत पर पड़ा है। अमेरिका और यूरोपीय यूनियन ने कहा कि शांतिपूर्वक प्रदर्शन पर गोली चलाना लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ है। सोशल मीडिया कंपनियों भी नेपाल सरकार से बातचीत कर रही है। अब हम बात करेंगे आगे क्या। नेपाल का भविष्य इस वक्त अनिश्चित है। अगर सरकार और युवा पीढ़ी के बीच संवाद नहीं बना तो ये आंदोलन और बड़ा रूप ले सकता है। विपक्षी पार्टियों चुनाव की मांग कर सकती है। सबसे बड़ा सवाल यह है, क्या नेपाल में लोकतंत्र बचेगा या सेंसरशिप का दौरान शुरू होगा। तो दोस्तों, यह थी नेपाल की सोशल मीडिया बैन और इसके बाद हुए बगावत की पूरी कहानी। एक ऐसा फैसला जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। अब सवाल आपसे, क्या सरकार का यह कदम सही था कि फेक न्यूज रोकने के लिए सोशल मीडिया बैन किया जाए, या फिर यह जनता की आवाज़ दबाने का गलत तरीका था। कमेंट में अपनी राय जरूर बताइए। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।
मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।